अस्सलामु अलैकुम। सो मैं आपके लिए लाया हूँ स्ट्रेंथ सॉन्ग के रिलेटेड। हम लेक्चर वाइज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जब हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसके PYQs एंड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। हम जाएंगे गेट लेवल तक, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम, क्योंकि जिससे हमारे पास क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो मेरा नाम है ज़ुबैर। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये मैराथन, जिसको हम थ्योरी वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आराम से इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारे पास है सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता क्या है? तो ये एक ऐसी ब्रांच है हमारी इंजीनियरिंग की, जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं किसकी, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी। किसकी स्टडी करते हैं? जो हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होता है। मैं आगे बताता हूँ कि डिफॉर्मेबल बॉडीज़ क्या होती है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मेरे साथ आप भी कॉपी बनाए, क्योंकि मैं हाथ से ही सब कुछ लिखने वाला हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ deformable bodies in equilibrium एंड किसकी, जो लीनियरली इलास्टिक हो, लीनियरली इलास्टिक। तो ये डेफिनेशन देखिए, मैं इसमें 3 चीज़ें हाईलाइट करता हूँ। एक तो हमारे पास है डिफॉर्मेबल बॉडीज़, दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट, और तीसरा है लीनियरली इलास्टिक। तो सॉम में हम इन्हीं 3 कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हम बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम हम किस चीज़ को कहेंगे? तो जब भी हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम। इफ एक्स एक्स देखो, एक जैसे एक ये कोई बार है हमारे पास, तो इसके एक्स डायरेक्शन में जो भी इस पे फोर्स लग रहा है, अगर मैं उनको सम करूं तो उस समेशन का जो वैल्यू आनी चाहिए वो ज़ीरो आनी चाहिए, इन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन। और हमारे पास एक मोमेंट आता है, वो भी क्या आना चाहिए, ये 2D केस में। तो इन 2D, इन 2D में हमारे पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है? 3। एक तो समेशन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मोमेंट, ये हमारे पास 2D। अगर मैं अब बात करूँगा इन 3D, 3D के केस में क्या होता है इन 3D? तो समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फोर्स है एफ वाई एफ एफ। और हमारे पास है समेशन ऑफ, ये एम जेड होता है यहाँ, एफ और एफ डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो,
और समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। तो इन 3D हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 6, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नोट, इन 2D we have 3 equilibrium equation and in 3D we have 6 equilibrium equation। तो चलिए हम आगे बढ़ते। देखो अब हम बात करेंगे कि मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारी बॉडी को क्या करना चाहेगी? रोटेट। ये एक ऐसा फोर्स होता है, इट इज अ फोर्स, इट इज द फोर्स which tries to rotate the object। बात तो हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास मोमेंट होता है उसकी क्या फॉर्मूला होती है? फोर्स इनटू हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एक बीम है, इस पे एक एंड पे लोड लग रहा है P, और ये है डिस्टेंस x। क्या है x? तो इस पॉइंट पे एट ए मोमेंट क्या आएगा? एक तो ये लोड है जो फोर्स है, और ऊपर से ये x क्या है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट एट ए क्या आएगा? px। और ये इस बॉडी को कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये क्या आएगा? क्लॉकवाइज। अब ऐसे इधर है, अगर p है, ये x है, तो इस b पे मोमेंट क्या आएगा? तो मोमेंट एट b आएगा p इंटू एक्स, बट अभी इसकी क्या रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हम मोमेंट को डिफाइन करते हैं। अब मोमेंट दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट। देखिए ये इधर ध्यान रखना, क्योंकि इधर ही पे आप डिफाइन कर सको कि कौन मेरे पास कौन सा मोमेंट आ रहा है। किसी भी जो हम देखेंगे बीम हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंट। कौन कौन से है? एक तो है मेरे पास बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, और दूसरा है मेरे पास ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोमेंट मेरा बेंडिंग मोमेंट है और कौन सा मोमेंट मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट है? देखो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, अभी मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूँगा बेंडिंग मोमेंट की, जिससे आपको समझ में आए हमें कब बेंडिंग बीम में बेंडिंग मोमेंट आ रही है और कब हमारे पास बीम में ट्विस्टिंग मोमेंट आ रही है। इसको हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है SFD BMD, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप खाली डेफिनेशन लिखो। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? इट इज़ द मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट होता है जो कहाँ जनरेट होता है? इट इज़ द मोमेंट विच एक्ट्स ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिस पे एक्ट कर रहा होगा, ये उसके ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। और जो
उस बीम के ट्रांसफर एक्सेस पे जो भी मोमेंट एक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? बेंडिंग मोमेंट। इट इज़ द मोमेंट विच एक्ट्स ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर हम बात करूंगा मैं ट्विस्टिंग मोमेंट की, ट्विस्टिंग मोमेंट इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये एक ऐसा फोर्स मोमेंट होता है जो हमारे पास कहाँ लगता है? इट इज़ द मोमेंट, वो आपने गेस कर लिया होगा ये कहाँ लगता है, विच एक्ट्स ऑन longitudinal axis, axis। देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक बीम है, क्या है, यहाँ से फिक्स है, एक मूवमेंट आ रहा है यहाँ से, वो फोर्स आ रहा है यहाँ से, तो इधर जो मेरे पास ये है P, देखो कैसे, मेरे बीम की डायरेक्शन क्या है, बीम की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है। मैं लिखूंगा यहाँ पर बीम इज इन x डायरेक्शन, है ना, ये x डायरेक्शन में बीम हमारे पास। लोड क्या आ रहा है, जो लोड इस पे आ रहा है, लोड इज इन y डायरेक्शन, आ रहा है y डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर अब क्या निकालूं, मोमेंट, देखो मोमेंट कैसे निकलेगा, एक तो मेरे पास इसमें मोमेंट, ये एक 2D है, तो इसमें मोमेंट क्या निकलेगा, z डायरेक्शन में खाली, तो मोमेंट एट z डायरेक्शन इस, क्योंकि एक ही मोमेंट का 2D में 3 होते हैं, 3 इक्वेशन होते हैं, fx, fy और mz। तो p ये y डायरेक्शन में है, तो x देखो ये z डायरेक्शन में क्या है हमारे पास मोमेंट, p किस में है, y डायरेक्शन में, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो x डायरेक्शन में आएगी, मान लो ये 2 है, तो मेरे पास mz क्या आया, मान लो ये 20 है किलो न्यूटन, या 20 × 2, तो मेरे पास mz क्या आया, 40 किलो न्यूटन मीटर। देखो बीम किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस में, तो इसको मैं क्या कहूँगा, बेंडिंग मोमेंट, क्या कहूँगा, बेंडिंग मोमेंट। अगर यही मेरा mx में आता तो इसको मैं क्या कहता, ट्विस्टिंग मोमेंट। ये डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, मेरे जो मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट है या ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो ये बेसिक सा हो गया हमारे पास। अब एक तो मैंने देखो पीछे, एक तो मैंने आपको कहा था इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगा डिफॉर्मेबल। और देखो देखो हमारे डिफॉर्मेबल बॉडीज के एक तो होता है हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडीज, और दूसरा होता है हमारे पास रिजिड। देखो अगर मेरे पास एक बीम है, इस पे अब लोड आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, तो जो इसके पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में, पहले ये थे L, अब इस फोर्स की वजह से ये क्या, ये पॉइंट इधर आ गया, दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये पॉइंट इधर आ गया और ये पॉइंट इधर आ गया, तो ये क्या है, L डैश। तो जब भी लोड की वजह से हमारे पास क्या आती है बॉडी में, चेंज इन शेप या चेंज इन साइज, उसको हम कहते हैं ये बॉडी डिफॉर्म हो गई है।
when body is subjected to externally applied load, and in beam we see change in size and shape, then body is said to be deformable body. इसको हम क्या कहते हैं? then body is said to be deformable body. अब रिजिड की बात करेंगे। एक रिजिड, देखो रिजिड का मतलब होता है अनियलिंग, मतलब ये एक ही जगह है। वैसे इट डज नॉट, एक मिनट, 1 सेकेंड। देखो जो हमारे पास रिजिड होती है ना, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते हमारे रियल लाइफ में, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप किसी भी कितनी ही मजबूत ऑब्जेक्ट हो, अगर उस पर आप लोड लगाओगे वो डिफॉर्म होगी ही। अगर आपको दिखेगा भी नहीं, बट उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं? डिफॉर्म होते हैं। तो रिजिड बॉडी एज सच कोई बॉडी नहीं होती है। ये हम इस बॉडी को यूज़ करते हैं हम क्या समझने के लिए? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये एक अजम्पशन है जिसका रियल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं है। तो हम बात करेंगे, हाँ, तो अगर लोड लग रहा है P, तो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि ये रिजिड माना है हमने। तो जब भी हम क्या करेंगे? व्हेन बॉडी इज subjected to externally applied load, क्या करते हैं? externally applied load and no change in shape and size, then body is said to be rigid body। और ये मैंने लिखा, ये एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे रियल। तो ये होगा हमारे पास रिजिड और इस चीज़ की देखो अब हमारे पास जो डिफॉर्मेबल, जो हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडीज है वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है हमारे पास इलास्टिक, दूसरा हमारे पास होता है इलास्टिक बॉडी, और जो हमारे पास तीसरा होता है इसको हम कहते हैं विस्को इलास्टिक बॉडी। अगर मैं इनको डिफाइन करूं, तो इलास्टिक बॉडी हमारे पास कौन सी बॉडी हो? जब भी उस पर लोड लगता है, वो जब एक्सटर्नली अप्लाइड लोड उस पर पड़ता है तो क्या होता है? वो इलोंगेट होता है, और जब हम उस लोड को रिमूव करते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या कहते हैं? व्हेन
externally applied load is removed, it जब भी हम एक्सटर्नली अप्लाई लोड को रिमूव करते इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसको हम कहते हैं इलास्टिक। प्लास्टिक क्या कहते हैं? जब भी हम किसी भी बॉडी पे लोड लगाते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आया, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। when externally applied load is removed and body does not back to its original position। अब ये चीज़ तो पता है हमें। अब आता है तीसरी जो विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक क्या होता है? विस्को इलास्टिक होता है जब भी हमारे पास लार्ज क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है, लार्ज चेंज आता है किसमें, हमारे साइज में। तो विस्को मीन्स लार्ज डिफॉर्मेशन। विस्को जब भी हमारे कोई विस्को इलास्टिक बॉडी होती है, मीन्स वो क्या कर सकता है, लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन बेयर कर सकता है। तो विस्को मीन्स लार्ज डिफॉर्मेशन। खाली ये बात याद रखनी है, विस्को मीन्स लार्ज डिफॉर्मेशन। तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, डिफॉर्मेशन बॉडी की। अब हम बात करेंगे इलास्टिक बॉडीज की। क्या बात करेंगे? इलास्टिक, जो हमने पढ़ा कि जब भी लोड हम अप्लाई करते हैं तो ये अपने शेप में वापस आती है, इलास्टिक बॉडी। देखो, अब इलास्टिक बॉडी दो टाइप की होती है। एक होती है लीनियरली इलास्टिक, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी, लीनियरली इलास्टिक। और दूसरी होती है हमारे पास नॉन लीनियर इलास्टिक। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास एक बॉडी होती है लीनियरली इलास्टिक, तो हम किस बॉडी को कह सकते हैं लीनियरली इलास्टिक है? व्हेन द बॉडी ओबेज क्या, हुक्स लॉ। अभी बताऊंगा क्या होता है हुक्स लॉ। व्हेन द बॉडी ओबेज हुक्स लॉ, तो देन body is called linearly elastic। linearly elastic। और यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? when the body does not obeys Hooke's law, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर। तो जो हम बात करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ होता है जब हुक्स लॉ डिफाइंड, Hooke's law states that stress is directly
proportional to strain। अभी मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई डिस्कशन की नहीं है, तो आप खाली याद रखना कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ डिफाइन करता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास स्ट्रेन। ये क्या होता है हुक्स लॉ। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो कांस्टेंट एक आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेस। तो उस कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो ये एक इक्वेशन ये आपको याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो इधर क्या हम लिख सकते हैं, ये फॉलो नहीं करता। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, रबर। ये बात याद रखना, रबर इज ए नॉन लीनियर इलास्टिक। तो ये बात हो गई हमारे पास इसकी। तो अब हम बात करेंगे बेसिक्स पे आते हैं। और जो हमारे पास ये होता है हुक्स लॉ, ये वैलिड होता है, स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन, एक मिनट यार, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी, ये आपको बातें सब समझ में आएगी, पहले आप लिख लीजिए लिटी। तो अब हम बात करेंगे एंड इसको क्या हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया, एक कीप, सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है इस चीज़ की। अच्छा, पेज ही ख़त्म हो गया, एक मिनट, लेट मी ऐड पेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो ये हमने बात की, तो हम डिफाइन करेंगे अब। तो लिख लीजिए हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच में हमें डिफरेंस देखिए, हमें पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स या लोड बाय एरिया। और सिमिलरली जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो भी होता है फोर्स या लोड डिवाइड बाय एरिया। अब हम बात करेंगे इसके पीछे की मैकेनिज्म। जो हमारे पास प्रेशर होता है ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, देखो आपने फ्लूइड में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास प्रेशर लगता है, वो कैसे लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई सा भी, वो लगता है एक्सटर्नली। क्या लगता है, तो जो हमारे पास प्रेशर होता है, प्रेशर इज एक्ट एक्सटर्नली, वाइल जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास,
जब भी हमारे पास एक्सटर्नली अप्लाइड लोड आता है तो उस लोड की वजह से जो हमारे पास बॉडी में क्या आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, लोड ऐसे लगा, अब इस लोड के कारण जो मेरी ये बॉडी है ये एक रेजिस्टेंस शो करेगी, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ये इंटरनल होती है, बॉडी की इंटरनल होती है। तो वाइल स्ट्रेस इज एक्ट इंटरनली। क्या, तो अगर हम डिफाइन करेंगे पहले प्रेशर को, तो हम क्या लिखेंगे, पी से सब फोर्स अपॉन एरिया एक्ट एक्सटर्नली। अब हम लिखेंगे स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द इंटरनल resistance which develops, किससे डेवलप होते हैं, which develops when we apply externally, when we applied, when we apply external forces। तो उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस आती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और जो हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, देखो मैंने कहा ये पी अपॉन एरिया होता है। जो हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, ये हर बॉडी पार्ट के एक इंडिविजुअल पॉइंट पे लगता है, ये होल पे लगता नहीं है, इंडिविजुअल पॉइंट पे लगता है। तो जब ये इंडिविजुअल पॉइंट पे लगता है, इसकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास जो लिमिट है डी पी बाई डी ए, क्योंकि ये एक पॉइंट पे लग रहा है। डी ए टेंड्स टू जीरो है क्योंकि इसका एरिया कितना छोटा होगा एक पार्टिकल का। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, ये है। बट इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्चुअल से करेंगे तो हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो हम एवरेज लेते हैं, जो जो बचपन से हमने या सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा होगा वो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस एवरेज होता है, जो हमारे पास पी अपॉन एरिया होता है। और जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। और स्ट्रेस इज ए, कौन सी क्वांटिटी होती है, एक तो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है और ये एक टेंसर भी होती है। जैसे हमारे पास स्केलर, वेक्टर, और तीसरे हमारे पास होती है टेंसर। टेंसर मीन्स एक तो मैग्नीट्यूड भी है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड, ऊपर से डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी, और तीसरा हम इसको डेजिग्नेट करते हैं किस प्लेन पे भी लग रही है। तो हम कह सकते हैं वन मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। देखो, जो हमारे पास स्ट्रेस होता है ना, मैं एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने वाला हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेस तब तक जनरेट नहीं हो सकता जब तक उस बॉडी में स्ट्रेन ना हो। क्या, मैंने क्या कहा कि जब तक उस बॉडी में स्ट्रेन ना आए स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता है। एक बॉडी में स्ट्रेन आ सकता है बट उसी में स्ट्रेस भी आए, ये पॉसिबल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेस इज़, देखो
जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आ सकता है, बट स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन कभी भी आ नहीं सकता। मैंने क्या कहा था, जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर मैंने इसको, ये एक साइड से फिक्स है, अगर इसको मैंने यहाँ से फोर्स, टेंसाइल फोर्स पी, हम अभी फोर्स पी से खींचा, तो ये क्या कर जाएगी, खींच जाएगी, इसमें स्ट्रेन आएगा। पहले मैं स्ट्रेन समझाऊंगा, उसके बाद हम ये आराम से समझेंगे। तो तीसरा हमारे पास है स्ट्रेन, जिसको हम किससे, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय जो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ एल, इसको क्या कह सकते हैं, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एफ। अब ये क्या है, एक, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूंगा, जो यूनिट होते हैं स्ट्रेस के, यूनिट वो होती है पास्कल। क्या होती है पास्कल, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक तो और ये क्या है, ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट थिंग। देखो, अगर ये बार एक साइड से फिक्स है, इस पे एक लोड आ रहा है P। अब इस लोड की वजह से क्या होगा, ये इलोंगेट करेगा, इलोंगेट, जैसे इतना। तो इसमें स्ट्रेन क्या आएगा, ये L है, ये डेल्टा L है, तो स्ट्रेन क्या आया, डेल्टा L बाय L। अब कोई मुझे बता सकता है स्ट्रेस कितना आया इसमें। देखो, इसमें स्ट्रेस ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि ये कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। तो जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, तब क्या डेवलप होगा, मेरा स्ट्रेस। जैसे ये केस है, ये एक फिक्स बार है, यहाँ से एक साइड से और दूसरी साइड से यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर एक वॉल है, और इसकी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो सकती है से 5 mm, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है, 2 mm। अब क्या आया, एक तो जो हमारे पास एप्सिलॉन होगा वो डेल्टा एल बाय एल ही होगा, 2/L, क्या होगा, 2/L। बट जो मेरे पास स्ट्रेस अब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि जो मेरे पास अब ये पी लोड से खींच रहा है, अब इस पी लोड से अब कितना खींचेगा, क्योंकि 2 mm खाली, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, इसके बाद नहीं। अब इसके बाद जब इसमें फ्री एक्सपेंशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये यहाँ जाना चाहता है, और ये बार इसको क्या करेगी, यहाँ से फोर्स करेगी। तो इसमें क्या आएगा, एक इंटरनल स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा वो, पी अपॉन एरिया। तो यही फ़र्क है स्ट्रेस। देखो, जब लोड लग गया, पहले क्या आया, स्ट्रेन आया, स्ट्रेस ज़ीरो भी हो सकता है, इसलिए कहाँ क्या, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
ये स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करते। बट यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर क्या आया, स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेस क्या है, एक डिपेंडेबल क्वांटिटी है। किस पे डिपेंड करती है कि स्ट्रेन पे डिपेंड करती है और एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथा हमारे पास प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मैक्सिमम लोड, देखो स्ट्रेंथ हम किसको कह सकते हैं एक बॉडी की, अ बॉडी जो भी हमारे पास लोड को, मैक्सिमम लोड को बियर कर सकती है, उसी को हम क्या कहेंगे, ये इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस पेन की, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये कितना मैक्सिमम बियर करेंगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड maximum value of stress resisted by a material can be defined maximum value of stress resisted by a material। तो उसकी क्या कहलाएगी, ये स्ट्रेंथ कहलाएगी। और it is the inherent property of material, inherent property of material, ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन जियोमेट्रिक ऑफ बॉडी एंड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। लोड तो एक तो ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ना ही ये जियोमेट्रिक पे डिपेंड करती है, मींस एरिया पे, ना ही ये लोड पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास स्ट्रेस था वो हमने देखा, स्ट्रेस क्या था, एक तो ये कहाँ पर हमने लिखा था, हाँ देखो स्ट्रेस हमने लिखा था पी बाई ए, एक तो लोड पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है, तो सबको पता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो हमारे पास क्या करती है, विच बियर्स लॉन्ग या लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन कि इसको हम इलोंगेट कर सकते इनटू थिन वायर्स। पहली, डक्टिलिटी कैन बी डिफाइंड as it bears large permanent strain या डिफॉर्मेशन। ये बियर क्या कर से है, लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन, एंड इट कैन बी elongated। ये एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैन बी डिफाइंड। इट कहाँ, वेट ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये तो डक्टिलिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ material with
which with which it can convert it into long thin wires, या हम लिख सकते हैं property of material which bears large permanent deformation. अब हम बात करेंगे ढक की। देखो, आप नोट पॉइंट याद रखना। इफ carbon content decreases, the ductility increases। ये याद रखना, जितना भी हमारे पास कार्बन कंटेंट कम होगा तो उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस। कैसे? देखो, अब हम बात करेंगे डक्टिलिटी डिक्रीज। देखो, ये एक कर्व है, ये है सिग्मा और ये है ई। अगर ये एक मटेरियल है जिसको मैं कहूँगा ए, ये दूसरा है। देखो, इफ कार्बन कंटेंट डिक्रीजेस डक्टिलिटी इंक्रीजेस, बट जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज करती है। इसमें क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ए इज, ये बी है, ए इज मोर ductile than B, but ultimate strength of B is more than A। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। देखो, अगर हम बात करेंगे स्टील की, क्या बात करेंगे स्टील की, तो इट इज, ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, बट मीडियोकर in tension and weak in shear। अगर हम कंक्रीट की बात करेंगे तो क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बिकॉज, ये हम लिखेंगे उसी मटेरियल में, बिकॉज स्टील हमारे पास क्या होता है, जनरली उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, यूजुअली डक्टाइल मटेरियल। तो अब अगर ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल, तो हमें पता चल गया कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो क्या होता है, वीक इन शियर में। तो डक्टाइल मटेरियल will fail on that plane where maximum shear acts।
तो ये बात हुई हमारे पास डक्टाइल मटेरियल की। तो ये क्या है, ग्रेटर द स्ट्रेन ग्रेटर विल बी द डक्टिलिटी भी हम कह सकते हैं इससे। तो अब हम बात करेंगे ब्रिटलनेस। ब्रिटल, ये डक्टाइल कितना हुआ था हमारे पास, 5 बार, ये है 6th। ब्रिटल, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, आपने कभी गिलास देखा है, जब भी हम इसको लोड लगाते हैं वो तुरंत क्या हो जाता है, चूर होता है। when we apply externally load, it fails suddenly without warning. एग्जाम्पल हमारे पास होता है कॉर्क, गिलास एंड कंक्रीट। क्या होता है, इट फील्स सडनली, को आप लिख सकते हैं इनटू पीसेस, पीसेस। तो ये होगा ब्रिटल। जो हमारे पास हमने कंक्रीट बोला था ब्रिटल, तो कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग किस में है, कंप्रेशन में, कंप्रेशन। वीक मीडियोकर किस में है, मीडियोकर है शेयर में, मीडियोकर इन शेयर, एंड वीक इन टेंशन। तो जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होगा वो कहाँ पर फेल करेगा, सो ब्रिटल मटेरियल will fail on plane where maximum tension acts। जिस प्लेन पे मैक्सिमम टेंशन होगी उसी प्लेन पे क्या कर जाएगा, ब्रिटल मटेरियल फेल कर जाएगा। तो ये हमारे पास ब्रिटल, देखो जितना कार्बन कंटेंट, देखो कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस, brittleness increases। अगर ब्रिटलनेस इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बट जो हमारे पास मैलिबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है, मैलिबिलिटी डिक्रीज होती है। मैलिबिलिटी क्या होती है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको भी डिफाइन करते हैं। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी इज द property of material with which we can convert the material into thin plates। हम शीट्स बनाते हैं ना आयरन की प्लेट्स, तो वो हम बनाते हैं जिसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी हम ठोक ठोक के उसको क्या बनाते हैं, शीट्स। कन्वर्ट द मटेरियल इनटू थिन शीट्स। तो ये होती है हमारे पास मेलिएबिलिटी। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फेलियर से। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। देखेंगे बाद में।
थैंक यू